प्रिय विद्यार्थियों, हम आदिकालीन महाकवि चंद्रवरदाय द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय से आपके पाठ्यक्रम में शामिल छंदों की व्याख्या पर बात कर रहे थे। और इससे पिछले वीडियो में हमने जिन छंदों पर बात की थी वो पद्मावती के रूप सौंदर्य से संबंधित थे। हमने ये जाना था कि पद्मावती एक दिन राज उद्यान में विहार कर रही थी और वहाँ पर उसे एक तोता दिखाई देता है और उस तोते को लेकर के महल में आ जाती है और तोते के साथ पद्मावती की बातें होने लगती है। तोता पद्मावती के सौंदर्य को देख करके पद्मावती के वर के रूप में पृथ्वीराज चौहान के प्राप्त होने की शिव और पार्वती से कामना करता है। पद्मावती एक दिन तोते से उसके देश और उसके देश के राजा का नाम पूछती है और तोता पद्मावती के इन प्रश्नों का उत्तर इस रूप में देता है कि उच्चरिए कीर सुनि बैनम हिंदवान दिल्लीगढ़ ऐनम तहाँ इंद अवतार चौवानम तह पृथ्वीराज सूर सुभानम, या सुभानम होना चाहिए। पद्मावती के उच्चर्य यानी उच्चारण करता है, कीर यानी तोता, सुन यानी सुन करके, बैनम यानी वाणी वचनों को, हिंदवान यानी हिंदुस्तान, ऐनम यानी स्थान है और इंद इंद्र के लिए आया है, चौहान चौहान वंश के लिए और पृथ्वीराज पृथ्वीराज के लिए, सूर्य यानी सूरवीर और सुभानम यानी सूर्य के समान। तो तोता पद्मावती को उसके देश के बारे में और अपने देश के राजा के बारे में बताते हुए कहता है कि पद्मावती के वचनों को सुनकर के, पद्मावती के प्रश्नों को सुनकर के तोता कहता है कि हिंदुस्तान में दिल्ली नामक एक विशाल दुर्ग है और वहाँ पर इंद्र ने चौहान वंश में पृथ्वीराज चौहान के रूप में अवतार लिया है, जो वो पृथ्वीराज चौहान सूर्य के समान तेजस्वी बलशाली है, सूरवीर है। तोता पृथ्वीराज चौहान के ऐश्वर्य, उनके सूरवीरता और उनके सौंदर्य का कथन करता है और तोते से पृथ्वीराज चौहान का गुण कथन सुनकर के पद्मावती के हृदय में पृथ्वीराज चौहान के प्रेम का अंकुरण होता है। और इधर पद्मावती के पिता विजयपाल पद्मावती के विवाह के लिए पुरोहित को भेजते हैं और पुरोहित पद्मावती का विवाह कुमायूं के राजा कुमुदमणि के साथ तय कर देता है। कुमुदमणि बारात और सेना लेकर के समुद्र शिखर के लिए रवाना होता है। समुद्र शिखर में जब कुमुदमणि की बारात पहुंचती है तो पद्मावती बड़ी चिंतित होती है, क्योंकि वो पृथ्वीराज चौहान को पति मान चुकी थी। गुण कथन सुन करके उसके हृदय में पृथ्वीराज चौहान के प्रेम का अंकुरण हो गया था और इसी कारण वो पत्र लिख करके तोते को देती है। पत्र पृथ्वीराज चौहान के लिए लिखती है और उसमें अपने विवाह की लगन तिथि का वो उल्लेख करती है। यहाँ पर इस कविता में यही बात कही गई है, प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग लिखी कग्गर दीनो लगन वर्ग रचि सरब दिन द्वादश ससलीनो से अरु 11-30 सास संवत प्रमाण है, जो वित्री, यहाँ पितरी होना चाहिए, कुल शुद्ध वरनि वर रसव प्राण है, दिशंत दिष्ट उच्चरिय वर एक पल्लक विलंब न करिए, अलगार रयन दिन पंचमयी जो रुक्मणी कन है वरी। पद्मावती पृथ्वीराज के लिए पत्र लिखती है और वो पत्र लिख करके उस तोते को देती है और उससे कहती है कि इस पत्र को जो है पृथ्वीराज चौहान तक पहुंचा दो। उस पत्र में पद्मावती जो लिखती है पृथ्वीराज के लिए संदेश, उसका इसमें उल्लेख किया गया है। प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग लिखी कग्गर दीन। पद्मावती अपने प्रियतम पृथ्वीराज चौहान
जो उसके यथा योग्य है उनके लिए कागज लिख करके, पत्र लिख करके तोते को देती है। और उस पत्र में कग्गर यानी कागज, लिही यानी लिखी होना चाहिए, लिशि, और लिशि का अर्थ लिखने के अर्थ में है। जोग योग योग्य, सेवा में जिसको लिखा जाता था, किसी को पहले चिट्ठी पत्र लिखते थे तो योग्य। लगन यानी लगन, वर्ग यानी कुंडली, रचि यानी रच करके, सरब यानी सभी, दिन द्वादशी के अर्थ में है, शशि चंद्रमा। जैसे अब यहाँ द्वादश शशि का अर्थ अपन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि लेंगे, जिस पक्ष में चंद्रमा दिखाई देता तो वो शशि, इसलिए शशि लीनो लिखा है। उस पत्र में पद्मावती अपने विवाह के लगन कुंडली का उल्लेख करते हैं, और विवाह की लगन कुंडली वो बताती है द्वादश शुक्ल पक्ष की द्वादशी। अब वर्ष संवत क्या है, से अरु 1130, 1130, सास यानी शक, संवत प्रमाण है, प्रमाण का अर्थ प्रमाणित भी है और प्रमाण का अर्थ वैशाख भी लिया गया। तो अपने विवाह की लगन कुंडली, अपने विवाह के दिन संवत का उल्लेख करते हुए पद्मावती लिखती है कि उसका विवाह जो है शक संवत 1130 वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को तय हुआ है। जो पितृकुल शुद्ध वरनी वर रसों प्राण, यहाँ पितृ का अर्थ पितृपक्ष से है, और पाठांतर में कहीं कहीं यहाँ पर पितृ की जगह सित्री भी मिलता है, और सित्री का अर्थ क्षत्रिय है। इसका अर्थ पद्मावती के साथ भी जोड़ा जा सकता है और पृथ्वीराज चौहान के साथ भी जोड़ा जा सकता है। पद्मावती के साथ यूँ जोड़ा जा सकता है कि जो पितृकुल शुद्ध, यदि मेरा पितृपक्ष का कुल जो है, वंश है, वो शुद्ध क्षत्रिय है, मेरे पिताजी मेरा पितृवंश शुद्ध क्षत्रिय है और आपकी लायक है, वरणी वर्ण करने योग्य है, वर्णीय वर वरो रसों, रसों यानी रखो, प्राणों प्राण। यदि मेरा पितृवंश शुद्ध क्षत्रिय है और मैं आपके वर्ण करने के योग्य हूँ, तो आप मेरा वर्ण करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। और अगर इसका अर्थ पृथ्वीराज चौहान से जोड़ा जाए तो यह है कि अगर आप शुद्ध क्षत्रिय वंश के हैं तो मुझ वर्णीय का वर्ण करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। क्षत्रिय का काम ही क्या था, रक्षा करना। और एक अबला जब एक क्षत्रिय राजा से इस तरह की पुकार करती है तो उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य हो जाता है। इसलिए पद्मावती लिखती कि यदि आप शुद्ध क्षत्रिय वंश के हैं तो आपके लिए जो वर्णीय है, मेरा वर्ण करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। दिशंत यानी देखते, दिष्ट दृष्टि डालते, उच्चर्य वर, उच्चर्य का अर्थ वैसे तो उच्चारण होता है, यहाँ चलने के अर्थ में, एक पलक एक पल भी विलंब नहीं कर, और इस पत्र को देखते ही आप शीघ्रता से उठकर चल दीजिए, एक पल का भी, इसमें एक क्षण का भी विलंब नहीं कीजिए। अलगार रैन दिन पंचमई जो रुक्मणी कान वर्गी। अलगार यानी अलग रास्ते से, रैन यानी रैनी रात्रि, दिन पंचमई 5, जिस तरह से रुक्मणी ने कान्हा का वर्ण किया, और आप अलग रास्ते से आकर के 5 दिन रात के महीने भीतर मेरा उसी प्रकार से वर्ण कीजिए जिस तरह से श्री कृष्ण ने रुक्मणी का वर्ण किया था। यहाँ पर रुक्मणी और कृष्ण के विवाह का दृष्टांत दिया गया है, यहाँ दृष्टांत अलंकार है। आपको पता होगा ये पौराणिक अंतर कथा भी इसमें समाविष्ट है कि रुक्मणी विदर्भ देश के कुंडिनपुर के राजा भीष्मक की पुत्री थी, और रुक्मणी का विवाह उसका भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ करना चाहता था,
लेकिन रुक्मणी मन ही मन श्री कृष्ण को चाहती थी और श्री कृष्ण को पति रूप में वर्ण कर चुकी थी। तो वो ब्राह्मण के साथ पत्र लिख करके श्री कृष्ण को भिजवाती है और श्री कृष्ण उसका जो है वर्ण करते हैं। शिव मंदिर के बहाने वो आती है और वहाँ से वो गौरी पूजन के लिए शिव मंदिर में आती है और वहाँ से श्री कृष्ण रुक्मणी का वर्ण करते हैं। तो ऐसा दृष्टांत वो रुक्मणी दे रहे कि जिस तरह से पद्मावती दे रहे कि जिस तरह से श्री कृष्ण ने रुक्मणी का वर्ण किया था, उसी तरह तुम भी अलग रास्ते से आकर मेरा वर्ण कीजिए और मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तो इसमें दृष्टांत अलंकार माना जा सकता है। कवि छंद है। आगे है बजिए घोर निशानम रान चौहान चहो दिस, सकल सूर सामंत समरि बल जंत्र मंत्र तस, उठी राज पृथ्वीराज बाल बाग मनो लग वीर नट, कड़त तेग मनो वेग लगत मनो बीज झट घट, थकी रहे सूर कोतिक गिगन रगन मगन भई श्रोण धर, हर हरस वीर जगे हुलस हुरंग हुरव रंगी नव रत वर। पृथ्वीराज चौहान पत्र को पढ़कर के सेना के साथ समुद्र शिखर के लिए रवाना होते हैं और वो पार्वती पूजन के लिए आए पद्मावती का वहाँ से हरण कर लेते हैं। उसे घोड़े पर बिठा करके पीछे बिठा करके वो दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। पीछे से कुमुदमणि और विजयपाल की सेना उनका पीछा करती है। वो उन दोनों की संयुक्त सेना को परास्त करते हैं। इसी समय शहाबुद्दीन गोरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान की सेना को घेर लेता है और शहाबुद्दीन की सेना द्वारा पृथ्वीराज को घेर लेने के बाद पृथ्वीराज चौहान जिस तरह से शौर्य का प्रदर्शन करते हैं उस शौर्य का इसमें वर्णन किया गया, उनके युद्ध कौशल का इसमें वर्णन किया गया। बजिए घोर निशान, बजिए यानी बजते हैं, घोर घनघोर, निशान यानी युद्ध के नगाड़े, रान चौहान, रान राजा चौहान चौदिस कि चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान के चारों ओर युद्ध के घनघोर नगाड़े बजने लगते हैं और सकल सूर सामंत समरी बल जंत्र मंत्र तस, युद्ध के उन नगाड़ों को देख करके पृथ्वीराज चौहान के सकल यानी सभी सूर वीर और सामंत जो है समरी बल जंत्र मंत्र तस, जंत्र मंत्र, जंत्र जादू टोना मंत्र होता है, तस के समान। यहाँ जंत्र का अर्थ युक्ति और मंत्र का अर्थ मंत्रणा। पृथ्वीराज चौहान के सभी सूरवीर और सामंत जो है पृथ्वीराज चौहान के बल का स्मरण करके और युक्ति और व्यूह की मंत्रणा करके चारों ओर से घेर लेते हैं पृथ्वीराज चौहान। उठी राज पृथ्वीराज बाग मनो लग वीर नट, और युद्ध के नगाड़ों को सुनकर के और अपनी सेना के उत्साह को देख करके पृथ्वीराज चौहान युद्ध के लिए तैयार होते हैं और पृथ्वीराज चौहान युद्ध के लिए तैयार होकर के उछल करके घोड़े की बाग यानी लगाम को पकड़ते हैं। उठी राज पृथ्वीराज बाग यानी घोड़े की लगाम, उछल करके घोड़े की लगाम को पकड़ते हैं। उस समय ऐसा लगता है मनो लग वीर नट, उस समय ऐसा लगता है मानो कोई वीर नट हो। जिस तरह से नट रस्सी पर चलने का अपना कौशल दिखाता है उसी तरह से पृथ्वीराज चौहान बड़े ही सधे हुई गति से उछल करके घोड़े की लगाम को पकड़ते हैं। कड़त तेग मनो वेग लगत मनो बीजू झट घट, और कड़त यानी देशज शब्द है निकालते हैं, तेग यानी तलवार और मनो यानी मन, वेग यानी गति, लगत यानी लगता है, मनो उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है।
बीजु यानी बिजली, झट यानी शीघ्रता से, घट यानी घटाओं में। पृथ्वीराज चौहान जब म्यान से तलवार निकालते हैं, क्षिप्रता के साथ, तेजी के साथ, तीव्र गति के साथ तलवार निकालते हैं म्यान से, तब ऐसा लगता है मानो पल भर के लिए बादलों की घटाओं में बिजली चमकी। थकी रहे सूर्य कोतिक गिगन, सूर्य यानी सूर्य, कोतिक यानी आश्चर्यचकित, कौतुक, गिगन गगन, रगन मगन, रगन मगन हो जाना, आप्लावित हो जाना, भई यानी हो गई, श्रोण यानी श्रोण रुधिर, और धर यानी धरती। और पृथ्वीराज चौहान के उस युद्ध कौशल को देख करके आकाश में सूर्य भी आश्चर्यचकित होकर के ठहर गया, स्तंभित हो गया। और उस युद्ध में दोनों ओर के योद्धाओं द्वारा अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किए जाने के कारण और अनेकों वीरों के मारे जाने के कारण सारी जो युद्ध भूमि है वो रक्त से आप्लावित हो जाती है, रक्त से रंग जाती है। हर हर सी वीर जगे हुलस, हर शिव के लिए आया। पृथ्वीराज चौहान के योद्धाओं के और पृथ्वीराज चौहान के उस युद्ध कौशल को देख करके शिव जी के गण प्रसन्न होते हैं। यहाँ कहीं कहीं हदि भी मिलता है, और हदि का अर्थ होता है हृदय में। सारे सूरवीर जो है प्रसन्न होते हैं और सारे योद्धा उल्लसित होते हैं, उमंगित होते हैं। हुरंग हुरंग स्फुरित होता है, रंगी रंग, नवरथ नए रक्त का, और उनके सिराओं में जो है वो नवीन रक्त का स्फुरण होने लगता है। उनके शरीर पर वो नवीन जो रक्त है, लाल रंग है, वो चमकने लगता है युद्ध के उस उमंग के कारण। तो इन छंदों में, इस छंद की बात करें तो उत्प्रेक्ष अलंकार का इन दोनों ही पंक्तियों में जो है प्रयोग हुआ है। पृथ्वीराज चौहान के घोड़े पर उछलकर बैठने की जो स्थिति है उसको वीर नट की संभावना व्यक्त की गई है। और इसी तरह पृथ्वीराज चौहान के द्वारा म्यान से तलवार निकाले जाने में बादलों की घटाओं में बिजली के चमकने की संभावना व्यक्त की है। युद्ध का बिंब यहाँ पर उपस्थित किया गया है। इसको पढ़ते समय हमारे मस्तिष्क में युद्ध भूमि का चित्र जो है वो बनता है। भाषा अपभ्रंश और मिश्रित ब्रज है, मिश्रित भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। इन पंक्तियों में वीर रस है, इस छंद में वीर रस है और ऊपर वाले छंद में श्रृंगार रस है। तो इसके आगे की छंदों की व्याख्या हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।